ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हमने अभी तक जो किया था उसमें मैंने बताया था कि एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है और हम उसे कैसे निकालते हैं, राइट। तो जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट ए डिस्टेंस आर, तो इसका हमने फार्मूला निकाला था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर, राइट। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की? सो बाय प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का चार्ज रखते हैं। अगर ये पॉजिटिव है सो इस पे रिपल्शन लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम लोगों ने कूलम्स लॉ किया था वेक्टर फॉर्म में, तो उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे को कूलम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, राइट। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं और फिर फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके, टेस्ट चार्ज का मतलब वो चार्ज जो हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं। नाउ लेट अस से कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं r1 एंड r2। ओके, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले भी किया था। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है q और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ Q0 और इस पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो अब आपको याद होगा कि जो कूलम्स लॉ था वेक्टर फॉर्म में, उसके हिसाब से जो फोर्स आएगा वो आएगा K Q0 और फिर पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस आता है। पहले पोजीशन वेक्टर किसका आता है? जिस पे फोर्स लग रहा है। तो किस पे फोर्स लग रहा है? Q0 पे। तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले R2 माइनस जो लगा रहा है R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये हमारा फोर्स है, राइट। अब इस फोर्स को अगर मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0। नाउ फोर्स ये है तो ये आ जाएगा K Q0 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब एंड दिस Q0। तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा एंड सो फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में आएगा K Q R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब इसमें R2 और R1 क्या है? तो R2 जो है ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर है सोर्स चार्ज का। ओके, नाउ इसको मैं एक और तरीके से एक स्पेशल केस ले लेता हूँ एंड दैट स्पेशल केस इज दिस कि अगर सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो अगर ये ओरिजिन पे रखा है, तो अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रखा होगा तो हम R1 क्या लेंगे? तो अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन पे ले जाते हैं तो R1 जो होगा वो जीरो वेक्टर बन जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम जीरो। और जो R2 है उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो उस केस में फिर हमारा आंसर जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस स्पेशल केस को हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ R1 विल बिकम जीरो वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर को हम जीरो ही मान लेते हैं बेसिकली, यहाँ पे वेक्टर साइन आना चाहिए। तो हम इसको R2 को R वेक्टर मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा K Q R अपॉन mod R cube, isn't it? This is the electric field due to a source charge which is placed at origin। ये वाला केस किया हमने, the source charge is placed at origin। तो अगर source charge origin पे रखा है तो R1 जीरो हो जाएगा और R2 को फिर मैंने R मान लिया है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगा, राइट।
तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब अगर मान लो किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा चार्जेस रखे हैं, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट के चारों तरफ और चार्जेस भी रखे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर हम उनका वेक्टर सम करेंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट अभी डिस्कस भी किए थे, राइट, जिसमें कि स्क्वायर के केस था, ट्रायंगल का केस है जिसमें एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो हम नेट कैसे निकालें। ओके, तो वो काम हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन है जो वेक्टर से रिलेटेड है, तो हम वही दोबारा से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। मैंने आपके सामने 3 हेक्सागन बनाए हैं, ओके, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, और इस हेक्सागन के कॉर्नर्स पे चार्जेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू, ओके, ये ऑल्टरनेटली रखे हैं। जबकि इस केस में 3 प्लस क्यू चार्जेस इस साइड रखे हैं और 3 माइनस क्यू चार्जेस यहाँ रखे हैं। और इस केस में ये 2 पॉजिटिव चार्ज, फिर एक नेगेटिव, फिर नेगेटिव, ओके ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने एक अरेंजमेंट बनाया है। नाउ इन ईच केस यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम वेक्टर सम से ही कर सकते हैं, ओके, जो हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही हमें लगाना है और यू विल गेट द आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, राइट, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड सी दी सॉल्यूशन, राइट। तो स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे हम लोगों ने वेक्टर सम में किए थे, बस वहाँ पे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होता था और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकालना है। तो करना क्या है कि पहले हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पे लिखेंगे और फिर उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो लेट अस फाइंड इट आउट। जैसे फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कह सकते हैं कि अगर इस हेक्सागन की साइड ए है, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी a ही होती हैं, राइट। सो ऑल लाइन हैज लेंथ l, ओके, a। तो अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो डायरेक्शन के साथ एक साथ ही निकाल लेते हैं। फार्मूला हमें पता है कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका के क्यू बाई आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय प्लेसिंग ए 1 कूलम चार्ज। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज इसके रिस्पेक्ट में रखता हूँ तो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसकी वैल्यू क्या होगी, इट शुड बी के क्यू बाई ए स्क्वायर बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ए। अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये चार्ज भी सेम है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा डायरेक्शन निकालने के लिए, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कहने से कि ये भी ई होगा, क्योंकि वैल्यू तो वही आएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर। उसके बाद में हम इसके लिए निकाल लेते हैं, तो इसका भी सेम होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, फिर से ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और डायरेक्शन, अब यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो रिपल्शन होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए तो अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में एंड दैट इज आल्सो ई। और फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम इसके रेस्पेक्ट में, तो रिपल्शन होगा ऊपर की तरफ, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा ई। और फिर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम इसके रेस्पेक्ट में, तो अट्रैक्शन होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर ई। तो देखो सिचुएशन ये बन रही है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, मतलब 2e इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, 2e इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और 2e इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, राइट। 2e, दिस इज 2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे भी 2e और यहाँ पे भी 2e। अच्छा, इनके बीच में ये एंगल कितना होगा, हाउ मच इज दिस एंगल। तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं हेक्सागन में, तो इधर 60 आएगा, इधर भी 60, तो दिस टोटल इज 120। तो ये वाला 120 होगा, इधर से ये भी 120 होगा और इधर से ये भी 120।
तो बेसिकली ये तीन इक्वल वेक्टर्स हो गए, 2e 2e 2e, और सारे 120 के एंगल पे हैं। तो आपको याद होगा कि ये एक स्पेशल केस मैंने बताया भी था शुरू में, ऐसे केसेस में जब इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल पे स्प्रेड कर दिए जाएं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ई नेट, सो ई नेट विल बी जीरो इन दिस केस, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस के लिए, ई नेट इज जीरो। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं, ओके, और फिर उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। हमको ध्यान ये रखना कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सेंटर पे, क्योंकि डिस्टेंस सारे सेम है और चार्जेस भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। तो एक 1 कूलम का चार्ज रखते हैं, ओके, इसके रिस्पेक्ट में रखें तो ये नीचे जाएगा, सो दिस इज ई, राइट। अब इसके रिस्पेक्ट में रखते हैं तो ये इधर जाएगा, दिस इज ऑल्सो ई। इसके रिस्पेक्ट में रखते हैं तो ये इधर जाएगा, दिस इज ई। इसके रिस्पेक्ट में रखते हैं तो इसी की तरफ जाएगा, अट्रैक्शन होगा, 1 कूलम का चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक और ई आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके रिस्पेक्ट में रखेंगे तो इधर अट्रैक्ट होगा तो एक और ई आ जाएगा, और फिर इसके रिस्पेक्ट में रखेंगे तो इधर जाएगा तो एक और ई आ जाएगा। तो अब इसमें भी देखो 2e एंड 2e, ओके, और इनके बीच में ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड हाउ मच इज दिस एंगल, सो दिस इज आल्सो 60 डिग्री। तो क्या आप ओरली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप याद करो कि मैंने बताया था कि अगर इक्वल वेक्टर्स 120 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वही होता है, राइट। ये हम लोगों ने किया था, व्हेन देयर आर टू इक्वल वेक्टर्स, मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इधर है 120 डिग्री पे, ओके ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री दोनों के बीच में, तो जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में आएगा 60 डिग्री पे, और वो सेम होगा। अगर ये ए है, इधर भी ए है, तो रिजल्टेंट भी ए होगा। तो अब देखो इसमें और इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो अगर ये 2e है, ये 2e है और 120 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा, और कितना होगा, 2e होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा 2e, और ऑलरेडी यहाँ पे 2e है, तो दिस 2e और दिस 2e ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 4e। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 4 times e, and what is e, so it is kq by a square, so it is 4 kq by a square। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, राइट, एट द सेंटर। अब ये केस जो है इसको आप अपने आप करना और मेरे को इसका आंसर व्हाट्सएप पे बताना कि क्या आता है, राइट। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आया था आईआईटी में, जिसमें कि उन्होंने ये बात बोली थी कि हम किस तरीके से, उन्होंने ये दिया था कि एक हेक्सेगन है और तुम्हारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, राइट। एक हेक्सेगन है और 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं, और हमें हमारे पास कितने चार्ज हो गए, 6। अब उन 6 चार्जेस को, जिसमें 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, हमें कॉर्नर्स पे अरेंज करना है, और इस तरीके से करना है कि रिजल्टेंट जो है सेंटर पे वो 0 आ जाए, या रिजल्टेंट सेंटर पे 4 ही आ जाए, ओके। तो हम किस तरीके से अरेंज करें, तो बेसिकली उन्होंने अरेंजमेंट पूछा था, ओके। तो अभी स्क्रीन पे मैं वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो आप देखोगे कि वो सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन था, ओके। तो नाउ दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, बेसिकली वेक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं ये, ओके। तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, राइट। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसको एक कॉन्सेप्ट बना के हम लोग और कई क्वेश्चंस में उसे अप्लाई करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें कुछ सिमेट्री यूज़ की गई है, तो सिमेट्री के कारण जब वैसे ही क्वेश्चन हमें और मिलेंगे तो हमारे को सिमिलर आंसर निकल के आएगा, और वो जो सिमिलर आंसर्स होंगे वो हम एक साथ बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, ओके। अच्छा, ये जो पार्ट होगा ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि बोर्ड में हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है,
ओके, तो मैं एक पार्ट में लेकर चलता हूँ सबसे पहले, और वो देखते ही आप लोगों को याद आ जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था व्हाट्सएप पे। ओके, मैंने उसको शॉर्ट आंसर से जो शॉर्ट असाइनमेंट दिया था उसमें क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट। अब उसको लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, और इसको बेस बना के फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में इसके आंसर को अप्लाई करेंगे, राइट। तो लेट अस सी दैट क्वेश्चन कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं Q एंड Q, और सेंटर से दोनों का डिस्टेंस a है, और इस सेंटर के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है x डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। ओके, सो दिस चार्ज इज कैपिटल Q। तो अब इस कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा इसके कारण और इसके कारण। तो याद आया, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। बस असाइनमेंट में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें एक प्लस क्यू था और एक माइनस क्यू था। ओके, तो ये मैं आइडेंटिकल ले रहा हूँ, राइट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इसका फोर्स आएगा एक इसका आएगा, राइट। दो फोर्सेस होंगे, फिर हम उनकी डायरेक्शंस निकालेंगे और फिर उनका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, वही जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये आप देख सकते हो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ इसको अब हम यूज करते हैं डिस्टेंस को। मान लेते हैं कि इस चार्ज का फोर्स इस पे एफ है, तो इसका फोर्स भी एफ होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और ये चार्जेस भी सेम है। तो इसलिए एफ जो आएगा वो दोनों का फोर्स होगा, और कितना होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये फोर्स है इस चार्ज का इस पे, एंड सेम फोर्स होगा इस चार्ज का इस पे, राइट। अब इसकी डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। तो अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स यहाँ बनेगा F, और एक फोर्स इससे रिपल्शन का बनेगा यहाँ पे F। यहाँ तक ठीक है, राइट। अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे को इनके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे x और y एक्सेस बना देता हूँ। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या कारण है इसका कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, दोनों की ये देखो बेस a है, दोनों की हाइट x है, दोनों का ये सेम है, तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो अब आप देखो कि अगर ये थीटा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है थीटा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है थीटा, राइट। तो आप इस f के कंपोनेंट निकाल सकते हो, इधर आएगा f cos थीटा और एक यहाँ पे आएगा इट इज f sin थीटा, एंड सिमिलरली इस f के कंपोनेंट आ जाएंगे f cos थीटा और एक ऊपर आ जाएगा यहीं पे f sin थीटा। तो नाउ यू विल सी कि ये f cos थीटा और ये f cos थीटा कैंसिल हो रहे हैं, और ये जो f sin थीटा है ऊपर वाले ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो बनेगा 2f sin थीटा, दिस f sin थीटा प्लस f sin थीटा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा 2f sin थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज f? तो f की वैल्यू डाल देते हैं। तो f ये था हमारा, इट वाज k q q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और साइन थीटा हम इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन दिस, सो दिस इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आ रहा है, इट इज 2kq अपॉन इसको और इसको अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है और इसकी पावर है हाफ, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स का, बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस, ओके ना, ऑन दिस, ठीक। अब इस पे पहले हम और थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि इस फोर्स से पहले तो हम ये देखें कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, इस फोर्स का ग्राफ कैसा होता है। अभी जिनके पास में मैथमेटिक्स है वो लोग अभी सीखेंगे मेरे ख्याल से कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनाया जाता है, ओके ना, कर्व ट्रेसिंग वगैरह जो कराई जाती है मैथ्स में। तो फिलहाल मैं आपको सीधा बता सकता हूँ इसके बारे में। ओके, आप ये देख सकते हो, एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर x को मैं 0 करता हूँ,
एक्स जीरो का मतलब है ये जीरो, मतलब ये चार्ज जो है वो यहाँ आ जाए सेंटर पे। तो अगर एक्स जीरो होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि सेंटर पे फोर्स जीरो होगा। और अगर मैं इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे भी फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब जो फोर्स है वो सेंटर से, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर पे कितना है जीरो, इन्फिनिटी पे कितना है जीरो, तो जीरो से जीरो पे जाएगा। इसका मतलब बीच में पहले ये बढ़ेगा और फिर कम होगा, क्योंकि जीरो से बढ़ते बढ़ते कहीं पहुंचेगा और फिर वहां से कम होते होते जीरो पे पहुंचेगा। तो पहले जीरो है ना, सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो। तो इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि जीरो से पहले कहीं ना कहीं पहुंचेगा मैक्सिमम पे, ओके, कोई एक वैल्यू पे, और फिर वहां से कम होते 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 इन्फिनिटी पे जाते जाते फिर जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, सो दिस ग्राफ इज लाइक दिस एक्चुअली, इस टाइप का ग्राफ है। ओके, रिजल्टेंट का ग्राफ एक्स के साथ, ये मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड में बनाया मान लो। ठीक, अगर यही चार्ज नेगेटिव साइड में होता, अगर ये चार्ज नीचे होता तो ये फोर्स ऊपर की बजाय नीचे बनता। तो मतलब अगर ये रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव है तो ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होता, नेगेटिव होता। तो अगर मैं x को उल्टा करता हूँ, मतलब इधर आता हूँ, तो रिजल्टेंट भी उल्टा हो जाएगा। तो फिर ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। r भी नेगेटिव हो गया, डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया ना, पोजीशन भी नेगेटिव हो गई, है ना। पोजीशन नेगेटिव का मतलब ये यहाँ की बजाय नीचे आ गया, तो x नीचे की साइड आ गया, नेगेटिव हो गया, और जो फोर्स ऊपर था वो नीचे लगेगा, वो भी नेगेटिव हो गया। तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये ऐसे आएगा, मतलब सेम ग्राफ है लेकिन बस थर्ड क्वाड्रेंट में। बेसिकली ये इसका ग्राफ होता है, ओके ना, इस इक्वेशन का ग्राफ। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप सेंटर से, सेंटर का मतलब x इक्वल टू जीरो से दूर जा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। तो फोर्स बढ़ते 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 कहीं तो पहुंचेगा, तो कितना पहुंचेगा, अब ये कैसे निकालें। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि किस डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स मैक्सिमम पे पहुंचेगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि दो चार्जेस हैं तो कितने डिस्टेंस पे मैं कोई तीसरा चार्ज रखूं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितने डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज रखा जाए कि इस पे मैक्सिमम फोर्स लगे। राइट ना, हमें पता है कि ये फोर्स है, अब इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, अब ये मैथमेटिक्स आ गया कि किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए इट्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, राइट। तो अब हम करेंगे डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और जब आप उसे जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जगह होगी जहाँ पे कि रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम पे पहुँचता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये काम आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है कि द फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज जीरो। ओके, अगर किसी से नहीं होता तो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा। राइट, यहाँ पे नहीं करते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे कि हमें करना क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो, और जैसे तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम देखोगे कि जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस a बाई रूट टू आएगी। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी, ओके, इधर भी और इधर भी, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होता है। राइट, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, a बाई रूट टू, ऐसे यहाँ पे भी कितना है, a बाई रूट टू। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है इस सिचुएशन में। ठीक, जब दो चार्जेस रखे हैं। ठीक है, अच्छा, कितना होता है, मैक्सिमम तो होता है इस जगह, लेकिन वो कितना होता है तो कैसे निकालें। तो कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो इन दोनों जगहों पे। तो जब आप ये x की वैल्यू यहाँ डालोगे तो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई रूट टू, ओके, प्लस माइनस तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो ऊपर और नीचे के लिए, तो a बाई रूट टू यहाँ पे भी डाल दो और इसमें भी डाल दो, तो तुम्हारे को मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट ओके।
तो ये हम कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ से वो पॉइंट आता है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। और वो पॉइंट ये है, देखो कि इस केस में दो चार्जेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे थे। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब जैसे ऐसे एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, और इनके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है मैं राइट। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम के सेंटर के ऊपर एक चार्ज है, ठीक है। इस पे फोर्स निकालना था। अब ऐसे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले दिया भी था, ओके, और मैंने किसी स्टूडेंट को उसका वो भी दिया था, एक सॉल्यूशन भी भेजा था कि अगर यहाँ पे एक स्क्वायर रखा है, कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टल में एक स्क्वायर रखा है, 1 2 3 4 ऐसे 4 चार्जेस हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में अगर एक स्क्वायर रखा है और उसके हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रख दिया जाए, और उस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हो, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? गेटिंग दिस पॉइंट। इसमें क्या था, इसमें दो चार्जेस थे, हॉरिजॉन्टल में ही थे, एक यहाँ एक यहाँ, और सेंटर पे एक चार्ज रखा था। अब दो चार्जेस की जगह एक स्क्वायर बना दो, हॉरिजॉन्टल में एक स्क्वायर बना दो, और उस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रख दो, या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, हॉरिजॉन्टल में ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल रखो, उसके हर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रख दो। अब उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर एक चार्ज रख दो, एक हेक्सागन बना दो, उसके हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रख दो, और उस हेक्सागन के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रख दो। एक सर्कल बना दो और उस सर्कल के ऊपर सारे में चार्ज रख दो, और उसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रख दो। तो ये जितने भी केसेस बन रहे हैं, ये सारे आइडेंटिकल केसेस हैं, और इन सब में जो आंसर है वो एक ही आता है, ओके। मतलब हम क्या करेंगे, इसको बेस बनाएंगे और इसको बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, और हमारे ये सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ अब देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा, राइट। तो देखो स्टूडेंट, अब हम लोग इस चीज़ को बेस बना रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, दो चार्जेस हैं और यहाँ पे हमने फोर्स निकाला था, और फोर्स ये आया था 2k/q/x² + a² होल रेज़्ड टू पावर 3/2, और x = a/√2 पे ये फोर्स मैक्सिमम होता है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं सारे में अप्लाई करने जा रहा हूँ, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं इसे। इसको मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको आप जो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं k को पहले लिख देता हूँ और 2 को बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट कैन बी k × 2q, राइट। हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अब इसमें देखो कि ये जो 2q है ये क्या है, तो दिस 2q इज एक्चुअली द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो ये टोटल चार्ज है सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस होते हैं, जो टोटल चार्ज होता है वो हमें लिखना होता है ऊपर, ठीक। जैसे इस केस में टोटल चार्ज कितना है, तो इसमें 3 चार्जेस हैं, Q Q एंड दिस Q। तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे 3Q आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 2Q, ठीक। इसमें 4 चार्जेस हैं, 4Q आ जाएगा। इसमें जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो इसमें Q आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे को टोटल चार्ज लिखना है सिस्टम का। एंड वन मोर चेंज, और वो क्या है, वो है ए। भाई ए क्या है, व्हाट इज ए? तो ध्यान से देखो कि ए जो है वो इस चार्ज का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सिस्टम से। जो इस सिस्टम का सेंटर है उसका डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सेंटर, दैट इज ए, राइट। तो ए जो है वो डिस्टेंस ऑफ द चार्ज है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। वो हर केस में अलग अलग होगा। जैसे इस केस में ए क्या लेंगे हम, तो ए होगा इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम, मतलब ये डिस्टेंस, ओके ना। अब अगर ये एल दिया हुआ है तो ये आप निकाल सकते हो, राइट। ये हमने पहले भी निकाला था। इस केस में अगर हम लेंगे तो व्हाट इज ए, द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो ये चार्ज है और ये सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ए है एक्चुअली, दिस इज ए। अब इसको तुम्हें एल की टर्म्स में निकालना होगा, क्योंकि तुम्हारे को एल दिया गया होगा, द साइड ऑफ द स्क्वायर या साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये तुम्हें गिवन होगा, ठीक।
तो जरा देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू, देखो के यहाँ पे 2Q है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसके लिखेंगे 3Q। सो दिस इज 3Q, कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 3/2। और फिर हम a की वैल्यू क्या डालें, तो अगर आपको याद हो तो जो a आया था वो आया था L/√3, ये हम लोगों ने पहले निकाला था। ओके, सो द वैल्यू ऑफ a इज L/√3, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। इस केस में जैसे a क्या होगा, अच्छा पहले a बताओ। तो दिस इज हाफ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल होता है √2l, अगर ये l है ये l है तो ये आ जाएगा √2l पूरा डायगोनल, और ये आधा डायगोनल है तो a आ जाएगा √2l/2 आधा डायगोनल, दैट इज l/√2। तो ये आ गया हमारा l/√2। अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या आएगा, k एफ नेट विल बी k इंस्टेड ऑफ 2Q 4Q, क्योंकि यहाँ पे 4 चार्जेस है, QX अपनी जगह पे रहेगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एंड व्हाट इज ए, L/√2, इसका स्क्वेयर L²/2, सो L²/2 होल रेज़ टू पावर 3/2। सेम, इज इट राइट। तो एफ नेट हम सीधा लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूं, मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, ओके ना, इसका रेडियस r है, तो अब इस पे नेट फोर्स क्या बनेगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू सेम फार्मूला k, ये 2Q क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज, तो इसमें टोटल चार्ज एक साथ ही दे दिया गया Q, तो यहाँ पे Q कैपिटल Q x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस व्हाट इज a, द डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस फ्रॉम द सेंटर, तो सारे चार्ज तो यहाँ रखे हैं, इनका डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, सो r स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 3/2, दिस विल बी द फोर्स। ओके ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज्ड रिंग के कारण, ये चार्ज्ड रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, तो ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि एक चार्ज्ड रिंग की एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, सो इट इज दिस फोर्स, बेस हमारा यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ कर सकते हैं। अगर हेक्सागन होता तो भी आप कर सकते थे, तो आप एक काम करना कि एक हेक्सागन बनाना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखना और उसका आंसर मेरे को भेजना कि कितना आता है, राइट। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट और, यहीं से देखो कितनी सिमिलरिटी है क्वेश्चंस में, कि इसका हमने जो ग्राफ बनाया था वो ये था, राइट, इस फोर्स की इक्वेशन का जो ग्राफ था वो ये था। अब तुम ये सोचो कि यही तो ये है, इनमें तो कोई चेंजेस है नहीं, बस क्या चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, वेरिएबल्स वैसे ही हैं, जो रिलेशन है वेरिएबल के साथ वो सेम है, सब में ऊपर वेरिएबल का मतलब x, तो x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, ये जो पोर्शन है ये हर जगह है, x अपॉन दिस ये हर जगह है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटीज। ओके, फंक्शन वही है। इसका मतलब कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इन सब के ग्राफ यही आएंगे, दे आर सेम। ओके ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक रिंग, ये मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, एक रिंग है उसकी एक्सिस पे एक चार्ज रखा है, अब उसका फोर्स का ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो ये रहा ग्राफ। ओके ना, सेम चीज, ये ट्राइंगल में होगा, ये स्क्वायर में भी होगा, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, तो बस मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये भी सेम आएगा a/√2, बट a की वैल्यू डाल देना, व्हाट इज a, जैसे a क्या था, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a क्या है, L/√3, तो ये डाल देना यहाँ पे a की जगह, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस जगह पे मैक्सिमम फोर्स आएगा इस केस में। अगर इसमें निकालना है मैक्सिमम फोर्स की पोजीशन, तो यहाँ पे a की जगह क्या डालोगे, L/√2, तो यहाँ डाल देना a की जगह L/√2, तो L/√2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, L/2 बन जाएगा, इसका मतलब L/2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है ना।
तो ये वाला जो पार्ट है a/√2 और ये दोनों फंक्शंस सब में सेम है, दे आर सेम। इसका मतलब सबका आंसर एक ही है, ठीक है ना। तो मतलब ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मैं इन्हीं को देखो और चेंज कर देता हूँ, नए क्वेश्चंस बनाते हैं अभी। ओके, कैसे बनाएं? अगर मैं इसी केस में आपसे इस चार्ज पे फोर्स नहीं पूछता, मैं पूछता कि भाई इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करते? तो बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अब इसको मैं टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ, तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना। अब ये F/Q क्या होगा? तो ये Q यहाँ से नीचे ले जाओ, तो F/Q तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? F/Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? F/Q। तो इस Q को नीचे ले जाओ तो F/Q तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इट इज K2Q x/x² प्लस a² होल टू पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों चार्जेस का इस पॉइंट पे, राइट कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अच्छा इस हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताओ, तो कुछ नहीं करना, F/Q, F तुम निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई Q। Q कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, तो इसको टेस्ट चार्ज मान लो। तो इस Q को नीचे ले जाओ, तो जैसे आप इस Q को नीचे ले जाओगे तो F/Q आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? F/Q क्या आएगा? K3Q x/x² प्लस a², है ना। तो E नेट इन दिस केस विल बी K3Q x/x² प्लस a की जगह में डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा L²/3 होल रेज़ टू पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन तीनों चार्जेस का इस जगह पे। इसमें निकालना है, सेम काम कर देना, Q को इधर ले जाना, ठीक। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है एक्सिस पे, तो भी सेम काम करना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, E विल बी, Q को नीचे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा F/Q इज इक्वल टू KQX/x² प्लस r² होल रेज़ टू पावर 3/2। ये हम दोबारा से निकालेंगे क्योंकि ये आपके CBSE बोर्ड में इसका डेरिवेशन है। ओके, तो वहाँ पे हम लोग पूरा इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो बेस है वो यही है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फोर्स लिखो, Q को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F/Q आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तुम्हें। तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इजंट इट। तो अब आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस में पहले फोर्स निकाल दिया, फिर वो कहाँ पे मैक्सिमम हुआ ये निकाल दिया, फिर सबके ग्राफ एक से हैं, ठीक है ना। फिर Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए सारे, ठीक। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब देखो फिर एक सिमिलरिटी मिल गई कि अब अगर तुम इस फंक्शन को देखो या इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को देखो, तो इसमें और इसमें बस एक चीज चेंज हुई है और वो फिर से है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी मींस Q जो टेस्ट चार्ज था, तो अब यहाँ पे वो टेस्ट चार्ज नहीं है, लेकिन x/x² प्लस a² होल टू 3/2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इसका ग्राफ भी सेम होगा, इसका ग्राफ भी सेम है। तो अगर आपसे बोला जाए कि भी एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैसे वेरी करता है ग्राफ पे बताओ, तो ये रहा ग्राफ, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितने भी केसेस मैंने बनाए हैं सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यही आता है, राइट ना। तो आप देख रहे हो कि कितनी सिमिलरिटी है क्वेश्चंस में, राइट। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ओके, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है, राइट। तो अब वो देखते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि ये चार्ज इनसे अपोजिट है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है, तो फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, राइट। तो अगर हम देखें कि अब इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी इसे रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। अगर ये नेगेटिव है, उल्टा है, तो फिर क्या होगा? फिर इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, इस साइड भी अट्रैक्शन होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, है राइट। तो यही जो फोर्स है ये अब नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे,
अगर ये अपोजिट चार्ज है तो। ठीक, तो ये फोर्स डाउनवर्ड हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ से छोड़ दें तो क्या होगा। तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो इस फोर्स के कारण ये चार्ज नीचे आएगा। जैसे ही यहाँ सेंटर पे आता है एक्स जीरो हो जाएगा, और एक्स जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इस चार्ज को यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि कोई भी चार्ज बिना मास के तो होता नहीं, तो इसमें मास होगा, और मास होगा तो इसमें इनर्शिया होगा। तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज यहाँ के रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये नीचे चला जाएगा। ओके, ये आपने पढ़ा है ना इनर्शिया प्रॉपर्टी के। एक बार अगर कोई बॉडी मोशन में आती है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो मोशन में ही रहे। तो जब ये यहाँ से छोड़ा हमने तो फोर्स के कारण इसको वेलोसिटी मिली, और जब तक ये यहाँ पहुंचा इसमें एक स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो ये यहाँ आके इस पॉइंट पे आके सेंटर पे आके फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। तो ये इनर्शिया के कारण चलता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। और आप सोचो कि जब ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, जब ये नीचे आएगा तो अब ये जो दोनों पॉजिटिव आएंगे इधर की तरफ इसे अट्रैक्ट करेंगे। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है इधर, तो अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा। तो अब यही रिजल्टेंट फोर्स अब ऊपर बनेगा, और ये चार्ज फिर ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो यहां से छोड़ेंगे ये यहां तक आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये फोर्सेस लगेंगे तो फिर ये ऊपर चलना शुरू रहेगा, फिर यहाँ रुकेगा नहीं, ऊपर चला रहेगा। इस तरीके से इसमें क्या शुरू रहेगा, इसमें शुरू रहेगा ऑसिलेशंस। ठीक है ना। तो नाउ द ऑसिलेशंस विल स्टार्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ये हर एक में होगा। अगर मान लो मैं इसमें करता हूँ, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे, तो अभी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं ये सब अपनी अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, उनका रिजल्टेंट नीचे बनेगा। फिर ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज रुकेगा नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, यहाँ से नीचे चला जाएगा। और जब ये नीचे जाएगा तो अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो फिर ये ऊपर आना शुरू रहेगा। तो इस तरीके से इसमें ऑसिलेशंस होंगे, राइट। ऐसे इसमें भी होगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। अब पॉइंट ये है कि जब ये चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ये ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है या ये पीरियोडिक ऑसिलेशंस है। अब देखो फिर जहाँ पे भी आईआईटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ पे भी एंट्रेंस का आएगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पुराना जरूर जुड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बताया था, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अब अगर तुम्हारे को 11th का ऑसिलेशंस याद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है और पीरियोडिक मोशन कब होता है, तब तो आप यहाँ पे इसको आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो। ठीक, देखो एक तो होता है पीरियोडिक मोशन जो बस रिपीट होता रहता है, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक चीज़ जरूरी है कि जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो फोर्स ऐसा होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इक्वेशन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन। और बहुत सारे लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि ये तो स्प्रिंग में थी, है ना, स्प्रिंग का फोर्स है, राइट। लेकिन एक्चुअली स्प्रिंग का फोर्स नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ओके ना, रिस्टोरिंग फोर्स। जहाँ जहाँ पे भी ऑसिलेशंस होते हैं वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो उन बॉडी को, अगर किसी बॉडी को ऑसिलेट कराना है तो हमें एक रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है जो बॉडी को चलाए, राइट। हम उसे मीन पोजीशन से दूर ले जाएं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस लाए, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स है वापस लाने वाला, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स ये होता है माइनस के एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ये है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसे वापस ला रहा है, वो इस इक्वेशन से आना चाहिए। मतलब वो फोर्स x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और लीनियर इक्वेशन हो। x की पावर क्या होनी चाहिए, 1। x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है और बॉडी ऑसिलेट कर रही है, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ध्यान से सुन लेना, SHM की कंडीशन बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है और उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है
वो इस इक्वेशन से आ रहा है। इस इक्वेशन से आने का मतलब है कि उसका रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट की पावर कितनी है 1, ठीक है ना 1। और माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से उल्टा होगा, तभी तो वापस आएगी बॉडी। अभी बताया था कि मान लो ये हमारी मेन पोजीशन है, अब यहाँ से मैं इस बॉडी को इधर ले गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स कहाँ होना चाहिए उल्टा, तभी तो बॉडी वापस आएगी। तो इसलिए उसको वापस लाने के लिए फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होना चाहिए उल्टा। बॉडी को इधर ले जाओ तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो फोर्स कहाँ होना चाहिए इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट से उल्टा होना चाहिए, तभी बॉडी ऑसिलेट करती है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स की टर्म्स में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस केस में जब बॉडी ऑसिलेट करे और उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स ये हो, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है, और उसका टाइम पीरियड ये आता है 2 √m/k। अच्छा, इसमें k क्या था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ओके ना। स्प्रिंग कांस्टेंट से तो ऐसा लगता है कि बस ये स्प्रिंग में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर ऑसिलेटिंग बॉडी में होता है, ठीक है। वो कभी जब SHM पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो इट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ पे भी k है, और जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें भी k है। ये दोनों k कंफ्यूज ना कर देना, क्योंकि ये k इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है 1/4/ε0, और ये k ये रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं इसके साथ में एक सबस्क्रिप्ट डाल देता हूँ, कोई r है ना, r लिख देते हैं, r का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ r, ठीक, सही है। तो अब ये इसको हम जरा देखते हैं, राइट। अब आ जाओ इस पे। अब ये बताओ मेरे को कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको वापस लाने वाला फोर्स कौन सा था, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो इसे वापस लाता है, वो कौन सा फोर्स है, तो वो यही तो है फोर्स, यही फोर्स तो था जो इसे वापस ला रहा था। इसका मतलब कि ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, इज इट राइट। अब पॉइंट ये आता है कि चलो रिस्टोरिंग फोर्स तो मेरे पास आ गया, जो हमने फोर्स लिखा है यही रिस्टोरिंग फोर्स है एक्चुअली इस केस में, ठीक। अब पॉइंट आता है कि क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो x के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x⁴1, इसमें ऊपर भी x है नीचे भी है, तो ये इक्वेशन ऐसी तो नहीं है, इजंट इट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन ऐसी बन जाए, तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि एक एजम्पशन ले लेता हूं मैं, लेट x इज वेरी वेरी लेस देन a। मतलब मैं मान लेता हूं कि जो x है वो बहुत छोटा है। x क्या था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत छोटा है, ये इसका मतलब कि ये ऐसे नहीं ऑसिलेट कर रहा है इतना बड़ा, ये x बहुत छोटा है, ये बस यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना भाई। बड़ा ऑसिलेशन हो तो x तो फिर x इज वेरी लार्ज, नो x इज वेरी स्मॉल, तो बस ये इतना थोड़ा सा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं ये एजम्पशन ले लेता हूँ कि x इज वेरी वेरी लेस देन a, तो अगर x बहुत छोटा है तो x² और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको फिर मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसे नेग्लेक्ट करूंगा तो देखो मेरा जो नेट फोर्स है वो बन जाएगा k2qx अपॉन, नीचे से x² को नेग्लेक्ट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा a² की पावर 3/2, और a² की पावर 3/2 में 2 और 2 कैंसिल होके आ जाएगा a³। तो अब देखो ये जो फोर्स है ये कुछ कुछ ऐसा आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, माइनस साइन नहीं आएगा कभी भी, वो तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, ओके ना, वो तुम खुद लगा भी सकते हो भाई। मीन पोजीशन से बॉडी ऊपर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, तो अपोजिट है ना, इसलिए माइनस साइन, ठीक। तो अब आप देखो कि ये फोर्स ऐसा फोर्स बन गया, इसका मतलब कि जब ये बहुत थोड़े से छोटे ऑसिलेशंस होंगे तो उस टाइम पे ये फोर्स ऐसा ही बन जाएगा, और उस टाइम पे इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन ये हो गई कि ऑसिलेशंस बहुत छोटे होने चाहिए, ओके। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड अगर ये ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक के लिए ऑसिलेट कर रहा है, अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें, ये फार्मूला है। तो अगर ये फार्मूला है तो इसमें अगर मेरे को k r पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, तो बड़ा आसान है ये तो निकालना, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स की, और इस केस में ये रिस्टोरिंग फोर्स है,
तो हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, कंपेयर कर दें या इक्वेट कर दें, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है रिस्टोरिंग फोर्स की, और ये जो है ये इस केस के लिए आई है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। ओके, तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर मैं इनको चाहूँ तो इक्वेट कर दूं या कंपेयर कर दूं, तो कंपेयर करने का मतलब है कि यहाँ पे x है, इसमें भी x है, तो x की जगह पे x आ गया। इसका मतलब के आर क्या आ गया, तो के आर इज इक्वल टू दिस K2Q बाई a क्यूब। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करता हूँ तो फॉर दिस केस आई गेट के आर इज इक्वल टू K2Q डिवाइडेड बाई a क्यूब। ये इस सिस्टम का के आर है। याद है के आर क्या था? अगर आप बोलते ये स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फिर क्या इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है? तो स्प्रिंग तो नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है किसके लिए? इस सिस्टम के लिए। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो तुम्हारे को टाइम पीरियड मिल जाएगा। एंड सो नाउ आई गेट टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय K2Q अपॉन a क्यूब। तो अपॉन a क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो a क्यूब। ये मेरा टाइम पीरियड आ गया इस चार्ज के ऑसिलेशंस का, प्रोवाइडेड हमने एजम्पशन लिया बीच में। क्या एजम्पशन है? कि x इज वेरी स्मॉल। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब बनता है जब स्मॉल ऑसिलेशन हो इन केसेस में। लेकिन अगर पूछा जाए कि बड़े ऑसिलेशन है तो फिर हम सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलते, फिर हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना? उसका टाइम पीरियड अलग तरीके से निकाला जाता है, तो वो जब कभी आपको ऑसिलेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो फिर वो उसे मैं वहीं पे बताऊंगा। ओके, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि फिर नहीं तो सिंपल हार्मोनिक चैप्टर या ऑसिलेशन वाला चैप्टर खुल जाएगा, राइट। तो अभी हमने क्या चीज़ देखी है कि हम किसी भी केस में टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब देखो इसको शॉर्टकट, मतलब ये जो चीज़ पूरी समझाई है ये सिर्फ इसलिए समझाई थी कि अब आप इन सारे केसेस में, ये जो केसेस हैं इन सब में आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सको। तो आपको करना क्या, हमने किया हमने सबसे पहले क्या किया? फोर्स हमने पहले निकाल लिया था। इसमें हमने एक्स स्क्वायर को छोटा मान लिया, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे ही इसे नेग्लेक्ट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको और जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको कंपेयर किया। तो चलो अब कंपेयर भी मत करो, अब ये याद रखो कि इस x को छोड़ के बाकी ये जो बचा ये मेरा के आर है। के आर का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और ये सीधा के आर निकालो और इसको यहाँ पे डाल दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट कि नहीं। जैसे एक और करता हूँ, चलो बाकी के तुम करना, ठीक है। जैसे ये वाला केस है, ठीक, मेरा एफ नेट क्या आ रहा है? ओके, इसको जरा बता देते हैं। मेरा एफ नेट क्या आ रहा है यहाँ पे? सो एफ नेट इट इज 3K अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए की जगह मैं डाल देता हूँ तो एल स्क्वेयर बाई 3 होल रेस्ट टू पावर 3/2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। सबसे पहला काम रिस्टोरिंग फोर्स ये है हमारा, माइनस साइन तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस साइन अगेन क्यों बताया, क्या क्यों लगाते हैं? क्योंकि सेंटर से डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, चार्ज यहाँ पे है तो सेंटर से ये ऊपर है, तो एक्सिस अपवर्ड और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसलिए माइनस साइन अपोजिट आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम माइनस लगाओ। दूसरा काम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो स्मॉल, तो जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो मेरा एफ नेट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3K अपॉन इसकी पावर 3/2 करोगे तो आ जाएगा L³ अपॉन 3 की पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 3 की पावर 3/2, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और ये 3/2 ऊपर आके ऐड हो जाएगी, तो नाउ दिस विल बिकम -3 की पावर 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2 K³ अपॉन L³। ये फोर्स आ रहा है। अब इस फोर्स में x छोड़ दो, इसको हटा दो, तो ये जो बनेगा ये वाला, ये मेरा के आर बन गया। के आर का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अब इस के आर को यहाँ डाल दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा इस केस में। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो हमने कर लिया, फोर्स निकाल दिया हमने। फोर्स निकालते ही नीचे से एक्स स्क्वायर हटाओ, ओके ना, नीचे से एक्स स्क्वायर हटाओ और फिर ये एक्स हटाओ तो ये के आर आ गया, उस के आर को उसमें डालो, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है कि नहीं।
तो इस तरीके से हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फिर ध्यान नहीं देना कि जब क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि ए चार्ज इज रिलीज्ड ऑन द एक्स एक्सिस, नाउ इट्स मोशन इज, और नीचे ऑप्शंस में लिखा होगा सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक। ओके ना, इस तरीके से लिख देते हैं। अब वो सिंपल हार्मोनिक सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ये कंडीशन तुम्हारे को गिवन हो कि भाई x इज वेरी स्मॉल। अगर x बहुत छोटा दिया है तब सिंपल हार्मोनिक, और अगर सिर्फ ये दिया हुआ है भाई हमने छोड़ दिया उसे, अब कहाँ से छोड़ा ये तो पता नहीं, तो इट में भी सिंपल हार्मोनिक, इट में भी पीरियोडिक। और अगर ये दे दें कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए हमने क्या माना था, x इज वेरी वेरी लेस देन ए, उन्होंने दे दिया, हमने छोड़ा है x इक्वल टू ए से। अब बताओ इसका मोशन, तो x इक्वल टू ए का मतलब x इज नॉट वेरी स्मॉल, और अगर बहुत छोटा नहीं है तो फिर इसका मतलब इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। तो जो बड़े मोशन है वो पीरियोडिक है, बहुत छोटे मोशन है इन केसेस में वो सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। तो अब देखा हमने एक ही कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ओके ना, अब इसमें भी आपको ये करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि इसको अगर मैं माइनस लेता हूँ और फिर इसे छोड़ता हूँ तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब x बहुत छोटा है। और ये वाला क्वेश्चन तो आईटी में आया हुआ है कि अगर ये x बहुत छोटा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस बताओ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर आप निकाल कर मेरे को बताओगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन पहले आया था, उसके बाद में अभी 3-4 साल पहले एक और क्वेश्चन दिया उन्होंने इसके ऊपर बेस्ड। ओके, और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये चीज़ दी थी क्वेश्चन में कि x बहुत छोटा है, ये दे दिया, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए। ओके, सेम क्वेश्चन था, ये 2 चार्जेस हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू रखा है, ठीक, और इस पे फोर्स लग रहा है, x बहुत छोटा है, ये गिवन था क्वेश्चन में, और ये बोला था कि जो फोर्स इस पे लग रहा है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये पहला ऑप्शन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, लाइक दिस 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जब आपने बोल दिया कि भाई x बहुत छोटा है, तो यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर चुके तो ये एक्चुअली इसमें आ चुका है ना, और इसमें देखें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब आंसर इज दिस। ओके, ये अभी आया था 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था, तो मतलब इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके ना, तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना, राइट। तो अब आप इसमें आंसर्स निकाल सकते हो। ओके, इस केस में क्या बनेगा, तो चलो अभी आप घर पर ट्राई करना और मेरे को आंसर्स भेजना, ठीक। अच्छा, अब मैं इसके आगे चाहता हूँ कि अब तुम और थोड़ा सा सोचना, ठीक। देखो ये जो पार्ट चल रहा है इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस में मैं जब बोलता हूँ तो इसका मतलब नीट, IIT मेंस या IIT एडवांस, ये कहीं तक भी जा सकता है फिर, ठीक है ना। बट ये चीज़ें बोर्ड में नहीं आती, तो ये वाला जो पार्ट चल रहा है ये बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम सोचो कि देखो, चलो इसी केस में करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक। अब क्वेश्चन ये दिया गया था कि इस रिंग को हमने पकड़ा हुआ है या फिक्स किया हुआ है और इस चार्ज को छोड़ें तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। जैसे इन सब में हो रहे थे ऑसिलेशन वैसे इसमें भी होंगे, टाइम पीरियड आप निकाल के मेरे को बताओगे स्मॉल ऑसिलेशंस का क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, हमने रिंग को पकड़ लिया और चार्ज को छोड़ दिया, अब वो ऑसिलेट कर रहा है, रिंग के बीच में से नीचे जाता है फिर वापस आता है, इस तरीके से वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। अब उल्टा करें, सोचो कि अगर मैं चार्ज को पकड़ लेता और रिंग को छोड़ देता, मत बोलना कि रिंग बहुत हैवी है, नहीं, मास कम ही है उसका, है लेकिन कम है, ठीक है ना। अब चार्ज को पकड़ लो, रिंग को छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, तो फिर रिंग ऑसिलेट कर, फिर रिंग जाएगा ना ऊपर, अभी रिंग फिक्स था तो चार्ज नीचे आ रहा था बिकॉज ऑफ द फोर्स। अब जितना रिंग चार्ज पे फोर्स लगाता है तो चार्ज भी तो रिंग पे लगाएगा, तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो चार्ज ऑसिलेट करता है, अगर हम इसको पकड़ लें तो फिर रिंग ऑसिलेट करेगा। तो फिर उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये आंसर तुम्हारे को मेरे को देना होगा, ठीक है।
और फिर इसके आगे भी सोचना कि अगर रिंग और चार्ज दोनों को छोड़ दें तो क्या होगा, रिंग ऊपर जाएगा, चार्ज नीचे जाएगा। तो ये इस तरीके से जाएगा और चार्ज इसके बीच में से होता हुआ नीचे से निकल जाएगा, और फिर ये बीच में से होता हुआ ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब सिस्टम चल रहा है, मतलब दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, ये अभी तक आया नहीं है एंट्रेंस में। ओके, ये आ सकता है जो मैंने लास्ट वाला पूछा है, कॉन्सेप्चुअल है। ओके, कॉन्सेप्ट है जो तुमने पता नहीं पहले पढ़ाई कि नहीं 11th में, लेकिन अगर 11th में एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से अब आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एक क्वेश्चन को बेस बना के। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो एक ही है ना। सेम कॉन्सेप्ट को हमने अलग अलग जगहों पे अप्लाई किया हुआ है बस, राइट। तो ये चीज़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ तुम्हारे को दिखनी शुरू हो जाती है फिर। ओके, अब तुम्हें याद होगा कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था तुम्हें कि ये 4 चार्जेस है और यहाँ पे एक चार्ज है जिसका मास m है, याद आया। तो मैं उसको कितने डिस्टेंस पे रखूं कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। तो बड़ा आसान था कि ये चारों चार्जेस मिलके इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला, और अगर ये फोर्स इसके mg से बैलेंस हो जाए तो ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, दिस फोर्स इज इक्वल टू mg, और वहां से तुम्हें x कैलकुलेट करना है, सो दैट यू कैन डू, है ना। तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, ओके ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, बट दिस इज़ ओनली फॉर द एंट्रेंस पार्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से एक दो बार रिपीट कर लेना, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे आपको, ठीक। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट का। ओके, दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट कब बनता है। तो न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट जो है ये वो जगह होती है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो जैसे अगर मान लो ये बोला जाए कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और इनके बीच में मान लेते हैं देयर इज सम डिस्टेंस d। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनका न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाए। ओके, तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लो x डिस्टेंस पे, और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ओके, मतलब दोनों बराबर हैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फार्मूला हमें पता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस विच इज एक्स, तो के क्यू वन बाय एक्स स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगा, डी माइनस एक्स है, सो इट इज के क्यू टू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इक्वेट कर दिया है, तभी न्यूट्रल पॉइंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो के कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो यह जाएगा रूट क्यू वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट क्यू टू अपॉन डी माइनस एक्स, and now you cross multiply this, so it is d minus x under root q1 is equal to x under root of q2, and now you open this bracket, so it is d under root of q1 minus x under root q1 is equal to, ठीक है ना, मैंने इसको ओपन कर दिया, is equal to x under root q2। तो d root q1 is equal to x अंडर रूट Q2, और इसको भी उधर ले गए तो प्लस x रूट Q1, तो इट इज d रूट Q1 इज इक्वल टू x कॉमन अंडर रूट Q2 प्लस रूट Q1, एंड सो x इज इक्वल टू d अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 प्लस रूट Q1। तो ये हमारा पोजीशन है जहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट, इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर मैं इस जगह पे कोई तीसरा चार्ज रखता हूँ Q, तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर शुड बी जीरो,
क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई। तो अगर यहाँ पे E जीरो है, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, जीरो, राइट। इसका मतलब कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, ओके, जहाँ पे अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है। और ये वहाँ से कॉन्सेप्ट जुड़ गया हमारा एक्चुअली, जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस थे तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम चार्ज को न्यूट्रल पॉइंट पे रखते थे। तो जैसे ही चार्ज को तुम न्यूट्रल पॉइंट पे रखते थे, तो क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाता था, ओके ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और मैंने आपको एक वेक्टर फॉर्म में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था, तो अगर आप देखोगे तो उसका आंसर ऐसा सा ही था, ओके। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, और इसी को हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसका ध्यान रखना कि न्यूट्रल पॉइंट सिमिलर चार्जेस हैं अगर, तो बीच में बन रहा है कहीं पे, और हमेशा कहाँ बनेगा, थोड़ा सा छोटे चार्ज की तरफ या बड़े चार्ज की तरफ। तो हमेशा इट विल बी नियर द स्मॉलर चार्ज, बिगर चार्ज से थोड़ा दूर बनता है और स्मॉलर चार्ज के थोड़ा करीब बनता है, क्योंकि वहीं कहीं जाके दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो पाता है, ओके। अगर तुमने छोटे चार्ज से ही दूर रख दिया तो वो तो पहले ही छोटा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा हो जाएगा, और तुम बड़े चार्ज के पास पहुंच गए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो वो दोनों बैलेंस थोड़ी हो पाएंगे। तो कहाँ पे जाके बैलेंस होता है, थोड़ा सा छोटे चार्ज की तरफ, ओके। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में देखता हूँ तो मैंने चार्ज थोड़ा सा इधर की तरफ दिखाया है ना। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए कि ये चार्ज अगर इधर की तरफ दिखा देते हैं तो इसका मतलब कि ये छोटा है, अगर ये इधर की तरफ दिखा दोगे इसका मतलब कि ये चार्ज छोटा है। तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनता है, छोटे चार्ज की तरफ, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि अगर मान लो ये चार्जेस अपोजिट होते तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कैसे बनता। तो वो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप पॉज करो और वीडियो को, और मेरे को थोड़ा सा सोच के रखो, क्योंकि फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनेगा अगर एक प्लस Q1 है और दूसरा माइनस Q2 है, ओके ना। तब हम इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनाएंगे, और चेक करो कि क्या तब भी बीच में आएगा, तो चेक इट अप। तो स्टूडेंट जैसे इस केस में देखते हैं, यहाँ पे हमने एक प्लस Q1 लिया है और एक माइनस Q2, ओके। अब अगर मान लो मैं बीच में कहीं पे सोचता हूँ कि क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनका कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि वो अपोजिट हो। जैसे इस केस में अगर हम देखें, ओके, इस केस में अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन से। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में रखता हूँ तो इधर आएगी, और अगर मैं इसे इसके रिस्पेक्ट में रखता हूँ तो इधर आएगा। तो अब देखो कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो जहाँ पे भी ये इक्वल हो जाएंगे नेट जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं यही काम यहाँ पे भी करता हूँ कि एक 1 कूलम का चार्ज रखता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो रिपल्शन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में रखूंगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा। तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो दे विल नॉट कैंसिल विद ईच अदर। इसका मतलब कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं बनता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो नहीं आता कभी भी, ओके। तो फिर कहाँ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर आएगा, ओके। तो मान लेते हैं, अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमेशा छोटे के पास आता है, ठीक है। तो अब हम कहीं पे भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ पे देखो, पहले वेरीफाई करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक 1 कूलम का चार्ज रखो इसके रेस्पेक्ट में, तो ये उसे रिपेल करेगा तो इधर, और इसके रेस्पेक्ट में रखें तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर। तो आप देखो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, तरीका वही है कि इस पॉइंट पे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना होगा, तो हमें पता है फार्मूला KQ/R²। व्हाट इज R, R इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज। तो ये डिस्टेंस ये कितना है, D प्लस एक्स, तो इट इज KQ1/D+x का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यहाँ पे। अब इसका लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू KQ2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर।
ठीक है। अब के कैंसिल, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। सो इट इज रूट क्यू वन अपॉन डी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट क्यू टू अपॉन एक्स। और फिर बाकी का आपको वही कैलकुलेशंस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स रूट क्यू वन इज इक्वल टू डी रूट क्यू टू प्लस एक्स रूट क्यू टू। अब इसको इधर ले आते हैं, जब इसे इधर लाओगे एक्स कॉमन आ जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स कॉमन, इसको इधर ले आए एक्स कॉमन, इट इज रूट क्यू वन माइनस रूट क्यू टू इज इक्वल टू डी रूट क्यू टू। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, इट इज डी रूट क्यू टू अपॉन अंडर रूट क्यू वन माइनस अंडर रूट क्यू टू। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं ना कहीं बनता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो पॉइंट बीच में आता है कहीं, बीच का मतलब सेंटर नहीं, बीच में कहीं पे। ओके, और जब ये अपोजिट चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है, सिस्टम के बाहर। ओके, और किधर की तरफ, छोटे चार्ज की तरफ। छोटे चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो अगर मैं आप बोलता हूँ कि भाई एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज -4 क्यू है। ओके, अब छोटा कौन सा होगा, तो बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा -4 क्यू, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। नहीं, ये नहीं, माइनस नहीं देखना, सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है। ओके ना, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये क्यू है, ये 4 क्यू है, ये बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका मतलब इसका जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो इस सिस्टम के बाहर बनेगा, और कहाँ बनेगा, छोटे चार्ज के पास। छोटा चार्ज है ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा इसका। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, मतलब मैग्नीट्यूड देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना। ओके, तो ये छोटा है तो इधर बनेगा, राइट। तो इस तरीके से अब करना फिर वही पड़ेगा कि अगर ये डी है तो आप पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखो और फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर दोनों को इक्वेट करो और फिर वहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसका ध्यान रखना कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो हम चार्जेस के साइन नहीं ले रहे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे -q2 था, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिया था, राइट। तो तुम्हें क्या करना होता है, सिंपली मैग्नीट्यूड्स डालने हैं। ओके, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसमें एक चीज़ और भी आप सोच सकते हो, अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल होते, ये Q1 होता और ये -Q1 होता, मतलब Q2 Q1 के बराबर है, तो आप देखो अगर मैं Q2 को Q1 के बराबर कर दूँ तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी एंड x विल बी दिस अपॉन 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब कि अगर दो इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट हैं तो उनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। एक तरीके से कहीं नहीं बनता, नियर देयर इज नो पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके ना, कहाँ जाके बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस द न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ना, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तो हम जा नहीं सकते, तो हम बोलते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ना, तो ये कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट का, राइट। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कैसे करते हैं, हाउ टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर उनको मेज़र करने का तरीका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके ना, तो वो वाले सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर के हैं वो तुम्हारे को करने हैं। ओके, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं वहाँ तक। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर आप नोट कर सकते हो, इट इज़ 1.8, 1.14 और 1.21 एंड 1.25। ओके ना, तो ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, राइट। और अगर नहीं आए तो मेरे से आप पूछना, लेकिन आसान क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम तो बहुत कुछ कर चुके हैं, राइट। ध्यान ये रखना कि अगर आपको इनमें जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग लेवल को बढ़ा देते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उन वीडियोस को रिपीट कर करके देखो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहो, जिससे कि मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा सकूं। ठीक है ना, तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा नहीं करना। हाँ, अब लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, तो आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना है, एनसीईआरटी पूरी करनी है। उसके बाद में ओके, अगर आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट एचसी वर्मा तुम्हारे को पूरी करनी है। ओके, वैसे तो मैं अपने नीट वाले बच्चों को भी बोलता हूँ कि एचसी वर्मा तुम भी करो, क्योंकि उससे एक इन डेप्थ नॉलेज आती है। ठीक है ना,
तो यू शुड एटलीस्ट डू HC वर्मा, ठीक। और अगर नीट वाले बच्चे हैं तो वो लोग इसके अलावा और भी बुक ले सकते हैं, जैसे DC पांडे है, ओके, DC पांडे फॉर मेडिकल, ओके, उस बुक को कर सकते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्टिव की बुक है, राइट। जो IIT एडवांस में जाना चाहते हैं तो वो लोग सिंगेज पब्लिकेशन पे भी जा सकते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन की आती है बुक, BM शर्मा की बुक आती है, इट्स अ गुड बुक, तो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे इरोरोव के और क्रोटोव के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, प्लस जो लास्ट ईयर्स में IIT के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को कराता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी अच्छी अच्छी बुक्स को और करो, और थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करो, जिससे कि तुम्हारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ। तो फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी तो जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो उससे तुम्हारा और लेवल अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यू शुड इंक्रीज योर प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए इसको बंद करते हैं, राइट।